हेलो दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हमने धारा 101 से लेकर 140 तथा 159 से लेकर 170 तक के 30 महत्वपूर्ण ऐसे सेलेक्टेड पर्सन लिए हैं जिनके परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अधिनियम से संबंधित आज का ये वीडियो हमारा चौथा वीडियो हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन करो। कथन पहला है, प्रत्येक नगरपालिका ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचित करे का कर वसूल कर सकती है। यह कथन सत्य है। दूसरा है, सभी नगरपालिकाओं में करों की दर समान होती है। दूसरा कथन जो है वह गलत है, क्योंकि अलग अलग नगरपालिकाओं में करों की दर जो है वह अलग अलग हो सकती है। तो कथन एक सही है जबकि कथन दूसरा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी केवल एक। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के तहत आरोपित किए जाने वाले अन्य करों का उदाहरण नहीं है। 103 धारा 103 में जो कर आरोपित किए गए हैं उनमें नगरपालिका के भीतर चलाए जाने वाले वाहनों पर कर है। इसी तरह से नगरपालिका में लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर है, रोशनी कर है, सभाओं पर कर है, तीर्थ यात्रियों में पर्यटकों पर कर है, विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स या अन्य उपयोग में ली गई भूमि या भवन पर कर है, अग्नि कर है, किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों में कमी पर कर है। इसी तरह से स्टाम्प शुल्क पर अधिकतम 10% का कर है या कोई भी अन्य कर जो राज्य सरकार सौंपे। इस तरह से हमारे पास से जो चौथा ऑप्शन है इस पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए किसी प्रकार का कोई कर धारा 103 के तहत नहीं लगाया जाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर धारा 103 के तहत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, सॉरी, हमें बताना है कथन सही नहीं है। नगर पालिका पहला है, नगर पालिका धारा 102 और 103 में उल्लेख करों के अलावा अन्य कोई कर वसूल नहीं कर सकेगी। यह कथन सत्य है। इसी तरह से ऐसी संपत्तियां जो केंद्र या राज्य सरकार में निहित है इस पर कर नहीं वसूला जा सकता। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, केंद्र सरकार की कोई ऐसी संपत्ति जिन पर 15 अगस्त 1947 से पहले कर लगाया जाता था वहां पर कर लगाया जा सकता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि इसकी जो तिथि है यह 15 अगस्त न होकर 26 जनवरी 1950 से पहले का है। यानी केंद्र सरकार की कोई ऐसी संपत्ति जिन पर 26 जनवरी 1950 से पहले कर लगाया जाता था वहाँ कर लगाया जा सकता है, न कि 15 अगस्त 1947। तो तीसरा कथन जो है वह गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 4 है, नगर पालिका करों के वसूल करने का कर्तव्य किस पर आरोपित है? यानी नगर पालिका में जो कर लगते हैं उनको वसूल करने का कर्तव्य किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन 4, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नगर पालिकाओं में जो कर लगते हैं उनके वसूलने का कर्तव्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर लागू है, यानी कथन 4, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 106 के अनुसार
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 106 के अनुसार नगरपालिका न्यूनतम कितनी ऊंचाई वाले आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगा सकती है? इसका सही उत्तर है 14 मीटर, ऑप्शन 2। यानी नगर पालिका जो है वो धारा 106 के अनुसार न्यूनतम 14 मीटर ऊंचाई वाले आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगा सकती है। ऑप्शन 2, 14 मीटर पर। प्रश्न 6 है, कितने दिनों के भीतर नगरपालिका को भुगतान नहीं करने पर मांग का नोटिस जारी किया जाता है? कितने दिनों के भीतर नगरपालिका को भुगतान नहीं करने पर मांग का नोटिस जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है 15 दिन, ऑप्शन 1। यानी 15 दिनों के भीतर नगरपालिका को भुगतान नहीं करने पर वह मांग का नोटिस जारी कर सकती है। यह अधिनियम की धारा 103 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कर का निर्धारण के लिए जो निर्धारक होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 113 में कर निर्धारण के लिए राज्य सरकार कर निर्धारकों की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार उन्हें अन्य कार्य भी दे सकती है, यानी सही उत्तर है राज्य सरकार, ऑप्शन 2। कर निर्धारकों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न है, वार्षिक रूप से वसूलनीय कर किस एक तारीख से प्रारंभ नहीं होता? यानी वह तारीख जो वार्षिक रूप से वसूलनीय कर है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 108 के अनुसार नगरपालिका नियत तारीख से कर लगाने की सूचना राजपत्र में जारी कर सकेगी, जिसे वार्षिक रूप से वसूलनीय कर 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर तथा 1 जनवरी से प्रारंभ हो सकते हैं। यानी सही उत्तर है ऑप्शन 4, 1 सितंबर। इसका ऑप्शन नहीं है, यानी 1 सितंबर से यह तारीख प्रारंभ नहीं होती। इसके अलावा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर इसमें शामिल है। 1 सितंबर की जगह 1 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा हमें सही कथन का चयन करना है। पहला है, कर को स्थगित या प्रतिषिद्ध करने या उसमें सुधार करने की नगरपालिका की शक्ति का उल्लेख धारा 111 में किया गया है। दूसरा है, कर को स्थगित या समाप्त करने की सरकार की शक्ति का उल्लेख धारा 112 में किया गया है। यह कथन गलत है। पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि कर को स्थगित या प्रतिषिद्ध करने का या उसमें सुधार करने की राज्य की शक्ति का उल्लेख, न कि नगरपालिका की शक्ति का उल्लेख। यह जो शक्ति है वह राज्य की है। इसी तरह से धारा 112 में जो शक्ति है वह है नगरपालिका की शक्ति, न कि राज्य सरकार की शक्ति। तो ये दोनों कथन वाइस वर्सा उल्टे लिखे हुए हैं। तो 111 में जो है वह सरकार की शक्ति का उल्लेख है, न कि नगरपालिका। अतः पहला कथन गलत है। इसी तरह से धारा 112 में नगरपालिका की शक्ति का उल्लेख है, न कि सरकार का। तो ये दोनों होगी कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 10 है, नगरपालिका निम्न में से किस सेवा के लिए उपभोक्ता प्रभार उद्धृत करने की शक्ति रखता है? किस सेवा के लिए उपभोक्ता प्रभार उद्धृत करने की शक्ति रखता है? सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी इन सभी पर उपभोक्ता प्रभार लागू किया जा सकता है नगरपालिका द्वारा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 104 के तहत नगरपालिका उपभोक्ता चार्ज वसूल कर सकती है। उसमें है जल निकास तथा मल वहन की व्यवस्था के लिए चार्ज, इसी तरह से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चार्ज, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कालावधियों के लिए विभिन्न प्रकार के यानों की पार्किंग से संबंधित चार्ज, सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री आदि रखने के लिए चार्ज, या
कोई अन्य नागरिक सेवा, इन सभी के लिए नगरपालिका चार्ज वसूल कर सकती है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। प्रश्न 11 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में कर का अधिरोपण करने से पूर्व की प्रारंभिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? कर का अधिरोपण करने से पूर्व की प्रारंभिक प्रक्रिया का उल्लेख धारा 108 में किया गया है। सही उत्तर है धारा 108। प्रश्न 12 है, जब कोई भवन का मालिक निर्माण या पुनर्निर्माण या परिवर्तन करने की सूचना देने में विफल रहता है तो नगरपालिका उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगा सकती है? जब कोई भवन का मालिक निर्माण या पुनर्निर्माण या परिवर्तन करने की सूचना देने में विफल रहता है तो नगरपालिका उस पर 500 रुपये का जुर्माना या भवन अनुमति पर भुगतान फीस योग्य फीस का 10 गुना तक जुर्माना वसूल कर सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 500 रुपये या भवन अनुमति पर भुगतान योग्य फीस का 10 गुना। सही उत्तर है ऑप्शन 1, 500 रुपये। प्रश्न 13 है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में धाराओं को उनसे संबंधित प्रावधानों से मिलाना है, मैच करना है। तो धारा 117 जो है वो सूचना का प्रारूप से संबंधित है, यानी एक जो है ए जो है वो एक से मिलेगा। इसी तरह से धारा 120 जो है वह कर मूलतः किससे वसूलनीय है इससे संबंधित है, यानी बी जो है वो 2 से संबंधित है। इसी तरह से धारा 126 जो है वह दायित्व प्रकट करने की बाध्यता से संबंधित है, यानी सी जो है वह 3 से संबंधित है। धारा 128 जो है वह कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना उससे संबंधित है, यानी डी जो है वो 4 से संबंधित है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 बी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन 4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। धारा 117 सूचना का प्रारूप, धारा 120 कर मूलतः किससे वसूलनीय है इससे संबंधित प्रावधान, धारा 126 दायित्व प्रकट करने की बाध्यता से संबंधित प्रावधान, धारा 128 कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना इससे संबंधित प्रावधान है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 यानी SBMU 2.0 का शुभारंभ कब किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 5 वर्षों के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन 3, 1 अक्टूबर 2021। अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धारा 159 के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, निष्पादन योजना। सही उत्तर है निष्पादन योजना 7 वर्ष के लिए। निष्पादन योजना की जो अवधि है वह 5 वर्ष है, न कि 7 वर्ष। इसी तरह से मास्टर विकास योजना जो है वह 20 वर्ष के लिए है और वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना 1 वर्ष के लिए है। ये ए और सी जो है वह सही है, जबकि बी जो है निष्पादन योजना वह उसकी अवधि 5 वर्ष है, न कि 7 वर्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन करना है। पहला है, मास्टर प्लान में शहर को विभिन्न जोनों में बांटा जाता है। यह कथन सत्य है। मास्टर प्लान में शहर को विभिन्न जोनों में बांटा जा सकता है। दूसरा है, सामान्यतः उन्हीं नगरपालिका को जोन में बांटा जाता है जिनकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक हो
जिनकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक हो, यह कथन सत्य है? सत्य नहीं है, क्योंकि सामान्यतः उन्हीं नगर पालिकाओं को जोन में बांटा जाता है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, न कि 2 लाख से अधिक हो। तो यह कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। प्रश्न 17 है, नगर पालिका की योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए गठित सलाहकार समिति में कौन कौन होंगे? नगर पालिका की योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए गठित सलाहकार समिति में कौन कौन होंगे? इसके लिए नगर पालिका के समस्त सदस्य होते हैं। इसी तरह से औद्योगिक और व्यापार से संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के 6 प्रतिनिधि होते हैं। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ से 6 प्रतिनिधि होते हैं और नगर से कोई अन्य 6 प्रमुख नागरिक होते हैं। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, 3, 4 व 5। यानी इसके निर्वाचित सदस्य न होकर समस्त सदस्य होते हैं नगर पालिका के। तो पहले को छोड़कर बाकी सभी सदस्य इस सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं। इसका सही उत्तर है केवल 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन 3। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन करना है। इसमें पहला है, किसी जंगम संपत्ति की कुर्की के मामले में वारंट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। यह कथन सत्य है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 के अनुसार किसी जंगम संपत्ति की कुर्की के मामले में वारंट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जारी करवाया जाएगा। यानी दूसरा कथन भी सत्य है, यानी ये दोनों ही कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। यानी किसी जंगम संपत्ति की कुर्की के मामले में वारंट मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा 5वीं अनुसूची के प्रारूप में जारी करवाया जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन का चयन करना है। पहला है, यदि कोई व्यक्ति मांग का नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर नोटिस में मांगी गई राशि का भुगतान या भुगतान न करने का कारण या अपील नहीं करता है तो वारंट जारी किया जाएगा। यह कथन सत्य है? सत्य नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि इसकी जो अवधि है वह 30 दिन की जगह 15 दिन की है। इसी तरह से दूसरा है, कुर्की और विक्रय के लिए कोई वारंट 1 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के बाद जारी नहीं किया जा सकता। यह कथन भी गलत है। 1 वर्ष की जगह यह 3 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के बाद जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन 3 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी राशि की वसूली भू राजस्व के बकाया की भांति की जा सकती है। यानी दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा जो है वह प्रत्येक वारंट नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जाएगा। प्रत्येक वारंट नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा नहीं बल्कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किया जाएगा। यानी तीसरा कथन भी गलत है। हमें सही कथन का चयन करना है, तो ये तीनों कथन ही गलत है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 20 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 139 के तहत कुर्की और विक्रय द्वारा कार्रवाई करने के बजाय कौन उसका भुगतान करने के दायी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय में केस भी कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन 1, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। यानी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 139 में वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति का उल्लेख है, जिसके तहत कुर्की और विक्रय द्वारा कार्रवाई करने के बजाय मुख्य नगरपालिका अधिकारी उसका भुगतान करने के दायी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय में केस भी कर सकता है। सही उत्तर है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन 1।
अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 133 133 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कुर्क की जा सकती है? कुर्क करने वाली संपत्ति जो है वह कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो हैं वह कुर्क किया जा सकती हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 133 के तहत निम्नलिखित संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती, जैसे कि संबंधित व्यक्ति, उसकी पत्नी और बच्चों को पहनने का आवश्यक वस्त्र और बिस्तर, यानी इनको कुर्क नहीं कर सकते। इसी तरह से भोजन पकाने के बर्तन को कुर्क नहीं कर सकते। इसी तरह से शिल्पियों के औजार को कुर्क नहीं किया जा सकता, और वह किसान है तो खेती के उपकरण, बीज और पशु को कुर्क नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं को हम मतलब नगरपालिका द्वारा धारा 133 के तहत संपत्ति कुर्क की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, वारंट के निष्पादन करने के लिए निर्देशित कुर्की किसी भी समय की जा सकती है। कुर्की जो है वो किसी भी समय की जा सकती है। यह कथन गलत है, क्योंकि वारंट के निष्पादन करने के लिए निर्देशित कुर्की का जो समय है वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच विधिपूर्ण किया जा सकता है। इसी तरह से 2 घंटे का नोटिस देकर महिलाओं के लिए काम में आने वाले किसी कमरे में प्रवेश किया जा सकता है। यह कथन भी गलत है। महिलाओं के लिए काम में आने वाले किसी कमरे में तब तक प्रवेश नहीं किया जा सकता है या दरवाज़ा नहीं तोड़ा जा सकता जब तक उससे संबंधित कम से कम 3 घंटे का नोटिस नहीं दिया गया। 2 घंटे की जगह नोटिस का समय है 3 घंटे का, इसलिए दोनों कथन ही गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न 23 है, जब कुर्क की गई संपत्ति शीघ्र खराब होने या संपत्ति को संभाल कर रखने का व्यय अधिक हो तो कौन संपत्ति को बेच सकता है? इसका सही उत्तर है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। यानी जब कुर्क की गई संपत्ति शीघ्र खराब होने या संपत्ति को संभाल कर रखने का व्यय अधिक हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी संबंधित व्यक्ति को इस आशय में का नोटिस देकर संपत्ति को बेच सकता है। यह संपत्ति यदि संपत्ति के विक्रय पर अधिक राशि प्राप्त होती है तो ऐसा अधिशेष 1 वर्ष के भीतर संबंधित व्यक्ति द्वारा दावा किए जाने पर लौटाया जाएगा, और यदि संबंधित व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर अधिशेष राशि का दावा नहीं करता है तो वह नगरपालिका की संपत्ति हो जाएगी। तो इस संपत्ति को बेचने का जो अधिकार है वह मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न 24 में हमें धाराओं को उनके संबंधित प्रावधानों से मिलान करना है। तो धारा 133 जो है उसका संबंध वारंट को निष्पादित करने की रीति से है, यानी ए जो है वो 1 से मिलेगा। इसी तरह से धारा 135 जो है वह नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय से संबंधित है, यानी बी जो है वह 2 से मिलेंगे। सी यानी धारा 138 जो है वह समस्त समुदायों के लिए रसीद का दिया जाना है, उससे संबंधित प्रावधान है, यानी सी जो है वो 4(3) से संबंधित है। धारा 140 जो है वो करों के लिए भूमि, भवन आदि पर दायित्व से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन 3। धारा 133 वारंट को निष्पादित करने की रीति, धारा 135 नगरपालिका के बाहर कुर्की और विक्रय, धारा 138 समस्त समुदायों के लिए रसीद का दिया जाना, धारा 140 करों के लिए भूमि, भवन आदि पर दायित्व। सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन करना। इस बार हमें गलत कथन का चयन करना है। तो पहला है, अप्राधिकृत विकास करने में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा।
पहला कथन गलत है, क्योंकि धारा 168 के अनुसार अप्राधिकृत विकास करने पर नगर पालिका द्वारा संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा, न कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा। इसी तरह से नोटिस के तामील होने के बाद उसे 15 दिन की अवधि में निर्दिष्ट विकास कार्य हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। यह कथन भी गलत है, क्योंकि जो अवधि है निर्दिष्ट विकास कार्य हटाने के निर्देश की, वह 1 माह की अवधि है। नोटिस के तामील होने के बाद उसे 1 माह की अवधि में निर्दिष्ट विकास कार्य हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। तो दूसरा कथन भी गलत है, यानी ये दोनों कथन ही गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1 व 2, यानी ये दोनों कथन गलत है। प्रश्न 26 है, यदि किसी व्यक्ति को भूमि या भवन के उपयोग करने की एक निश्चित कालावधि की अनुमति दी गई हो और वह उसके बाद भी उपयोग जारी रखता है, तो दोष सिद्धि पर कितना जुर्माना होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 2000 रुपये। यदि किसी व्यक्ति को भूमि या भवन के उपयोग करने की एक निश्चित काल अवधि की अनुमति दी गई हो और वह उसके बाद भी उपयोग जारी रखता है, तो दोष सिद्धि पर उस पर 2000 रुपये का जुर्माना और प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये की पेनल्टी की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है जुर्माना जो है वो 2000 रुपये का होगा, ऑप्शन 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 27 है, राज्य सरकार या स्वयं नगर पालिका 10 वर्ष के भीतर कोई अन्य योजना लागू करती है तो पूर्व योजना का पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकती है। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? इसका उल्लेख ऑप्शन 2, 165 की धारा 165 में किया गया है। यानी राज्य सरकार या स्वयं नगर पालिका 10 वर्ष के भीतर कोई कार्य अन्य योजना लागू करती है तो पूर्व योजना का पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकती है। इस बात का उल्लेख धारा 165 में किया गया है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन करो। पहला है, धारा 161 में योजना के प्रवर्तन की तारीख का उल्लेख है। यह कथन सत्य है। दूसरा है, योजना को लागू करने की तारीख सार्वजनिक नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होगी। यह कथन भी सत्य है, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ये दोनों कथन सत्य है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 161 योजना के प्रवर्तन की तारीख का उल्लेख करती है तथा राज्य सरकार द्वारा योजना के अनुमोदित होने के बाद योजना को लागू करने की तारीख सार्वजनिक नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होगी, यानी दोनों कथन सत्य है। प्रश्न 29 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 163 के तहत कौन योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कार्रवाई शुरू करेगा जो कानून के प्रावधानों के अधीन आवश्यक समझी जाए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, नगर पालिका। यानी नगर पालिका स्वयं ही नगर पालिका योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कार्रवाई शुरू कर सकेगी जो कानून के प्रावधानों के अधीन आवश्यक समझी जाए। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, नगर पालिका। आज के वीडियो का आखिरी सवाल है, प्रश्न 31 है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला है, यह एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना है। यह सत्य है। दूसरा, योजना अंतर्गत 75% राशि भारत सरकार तथा 25% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की जा रही है। यह कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसके अलावा अंत्योदय व आस्था कार्डधारी परिवारों को भी इस योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। यह कथन सत्य है। इस योजना का उद्देश्य शहर के लाभोन्मुख रोजगार एवं
कौशल आधारित रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। तो यह कथन भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। इस योजना के अंतर्गत 75% राशि भारत सरकार तथा 25% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। यह कथन गलत है। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लिए जो प्रश्न है वह यह है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। प्रश्न है, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि में नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदान का कितना प्रतिशत होगा। यानी सवाल है, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि में नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदान का कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन है हमारे पास अधिकतम 25%, कम से कम 20%, कम से कम 25% या अधिकतम 20%। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ लौटेंगे। थैंक यू।